Hello guys, hi everyone. I am your science educator Kashisha. A very warm welcome back to my channel. आज हम देखेंगे क्लास 10th और 12th के लिए जो मेरी साइंस की स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। क्योंकि अभी आपको पता है फरवरी स्टार्ट हो गया है, बोर्ड का माहौल मेरे को आसपास देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बट किसकी स्ट्रेटजी है मैम, पहले ये तो बताइए। तो बेटा जी ये साइंस के लिए स्ट्रेटजी है, ठीक है, कि आप 95% या तो फिर साइंस में 95% से अब कैसे स्कोर कर सकते हैं इन योर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके बेटा, मैं सबसे पहले आपकी एक बात क्लियर कर लूँ कि बस इसका नाम दे दिया है बेटा बोर्ड की एग्जाम, ठीक है। नॉर्मली आपकी स्कूल में जो एग्जाम होती है बेटा, ये एग्जाम भी वैसे ही होती है, ठीक है। बट इसको बस सेंटर आपको अलग अलॉट किया जाता है, आपको दूसरी जगह जाके उस एग्जाम को देना पड़ता है। जबकि स्कूल एग्जाम में आप अपनी ही स्कूल में आराम से बैठकर एग्जाम देते हैं, ठीक है। इसीलिए बस इसका नाम दे दिया है बोर्ड की एग्जाम। बट जो आपकी स्कूल में एग्जाम्स होती है बेटा, वैसी ही ये एग्जाम होती है। तो डरना नहीं है। आई होप कि आप डरे नहीं और अपने आप में बिलीव करें, ठीक है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो, मैंने यहाँ पे लिख के रखे तुम्हारे लिए कुछ पॉइंट्स, ओके। जैसे सेक्शन 1, मैंने इसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सेक्शन 1 मेरे पास आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ऑल आर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब तुम्हारी बुक में 3 सेक्शंस आते हैं मैम, कौन से 3? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। जिसमें मुझे पता है तुम्हें फिजिक्स से लगता है बहुत 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 ज़्यादा डर, और बायोलॉजी तुम्हें आती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी, ठीक है, और फेवरेट भी होती है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बट ऐसा नहीं है बेटा कि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स नहीं है। तीनों ही हमारे कैसे होते हैं, एकदम बैलेंस्ड में होने चाहिए, ठीक है। मतलब हमें तीनों को साथ में लेके चलना है और तीनों ही मेरे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस न्यूमेरिकल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूँ बेटा, तो पहले तो हमारी केमिस्ट्री में हमारा एक पार्ट आता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है मैम, तो बोलोगे बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में किसी की बात नहीं कर रही, मैं फिजिकल केमिस्ट्री में बात कर रही हूँ न्यूमेरिकल्स की, जिसमें आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या पूछे जाते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब तो बोलोगे मैम न्यूमेरिकल तो हमसे सॉल्व होते नहीं है। क्यों नहीं होते मैडम? क्योंकि हमें मैथ उतनी अच्छी आती नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जो मेरे एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है एज वेल एज जो बैक एक्सरसाइजेस दी हुई है, उसमें इतनी भी टफ आपको मैथ्स नहीं लगानी पड़ती। किसमें? हमारी केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री में तुम देखोगे तो फिजिकल में तुम्हें न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता है। फिर जो मेरा दूसरा पार्ट रहता है उसमें आपको केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, ठीक है, एज वेल एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बनानी है, ये चीज़ तुम्हें देखने को मिलती है। अब वो चीज़, ठीक है, तुम बोलोगे मैम केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें, ये वो, ठीक है। तो बेटा कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी बुक में जितने आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपकी जो इंटेस्ट क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है, जिसको आपके बीच में दिए जाते हैं जो क्वेश्चंस, एज वेल एज जो आपको बैक एक्सरसाइजेस में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, प्लीज़ आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे करते हैं और न्यूमेरिकल्स में। तो ये तो होगी हमारी केमिस्ट्री की बात। अब बात आती है बेटा केमिस्ट्री फिजिक्स, दोनों में यही रूल अप्लाई होता है, क्योंकि फिजिक्स में भी मेरी क्या आती है मैम, ठीक है। अब फिजिक्स में भी उधर तुम्हें एक तो अगर लाइट वाला चैप्टर है, ठीक है, लाइट बेटा रोशनी के बारे में पढ़ते हैं ना, लाइट, ठीक है। तो लाइट में क्या है, मेरे पास रे डायग्राम्स देखने को मिलता है। लाइक गेस आपका 10th में चैप्टर भी है, ठीक है। तो लाइट में तो तुम्हें रे डायग्राम्स बहुत अच्छे से आने चाहिए बेटा, ठीक है, कि कोई डायग्राम तुम्हें दिया है उसकी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए। हम बहुत सारे टर्म्स पढ़ते हैं यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको फिजिक्स में आनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, रे डायग्राम्स आने चाहिए बेटा। और दूसरी बात न्यूमेरिकल्स बेटा, न्यूमेरिकल्स देखो तुम्हें आने ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी उतनी रॉकेट साइंस वाली मैथ्स तो मुझे लगानी नहीं है कि मुझे ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें भी मेरे को हल्की फुल्की मैथ्स लगानी होती है बेटा। 5th या 6th स्टैंडर्ड की जो मैथ्स होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें होता क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड करो प्लस माइनस, यही चीज़ें होती है। और ये चीज़ें तो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं। तो प्लीज़ जो अपने न्यूमेरिकल्स है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, तो वो आपकी केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, एज वेल एज बेटा आपकी फिजिक्स में भी वो चीज़ हेल्प रहेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ बेटा बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में तो देखो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जैसे आपकी बायो का फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस,
उसमें जो ह्यूमन हार्ट वाला डायग्राम है, एज वेल एज जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो उसका डायग्राम्स आपकी बुक में दिया है। नेफ्रॉन का डायग्राम बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चैप्टर अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ले तो उसमें जो रिफ्लेक्स आर्क का आपको डायग्राम दे रखा है आपकी एनसीईआरटी ने, उसको समझना एज वेल एज उसको डायग्राम ड्रॉ करना भी बेटा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें? बोर्ड्स में। तो आपकी बायो के लिए डायग्राम प्लस डेफिनेशंस। हाँ बेटा डेफिनेशंस क्यों? जैसे प्लाज्मोलाइसिस मैंने एक वर्ड पढ़ा, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी में जो डेफिनेशंस होती है ना बेटा, बहुत अच्छी बात है कि वो बोल्ड लेटर से लिखी गई होती है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि डेफिनेशन है। तो जितनी भी मेरी डेफिनेशंस होती है वो सारी ही क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो जो मेरी डेफिनेशंस है प्लस डायग्राम्स, ठीक है, वो स्कोर करने में हेल्प करते हैं। कौन से पार्ट में बेटा? बायो वाले पार्ट में, ठीक है। और बायो पे आप क्यों फोकस करिए? क्यों? बिकॉज बायो इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है। बच्चों को ईजी भी लगता है थोड़ा एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। और बायोलॉजी ही क्यों? क्योंकि बेटा एक तो बायोलॉजी ईजी लगती है, पहला रीज़न तो वो है। ऊपर से हमारे जो बायो के जो चैप्टर है उसमें जो लास्ट वाला चैप्टर अगर तुम देखोगे इन्वायरमेंट, बेटा 5 नंबर का पेपर तो उधर से ही आ जाता है। इतना छोटू सा चैप्टर है वो। अगर तुम मेरी भी वीडियोस को अगर उठा के देख लो बेटा, आधे घंटे का 24 मिनट्स का लेक्चर लिया हुआ है मैंने इन्वायरमेंट वाले चैप्टर पर। अपने आप पे वो चैप्टर 5 मार्क कैरी करता है, ठीक है। तो तुम सोचो आधे घंटे बस तुम्हें लेक्चर अटेंड करने से, इधर टीचर जो बोल रहा है उसका वर्ड सुनने से थे, इतनी जो डेफिनेशंस लिखी है उसको समझ के अगर तुम्हें 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो आप क्यों उस चीज़ को नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे बायो के लिए डायग्राम प्लस डेफिनेशन प्लस योर एनसीईआरटी। मैं क्यों बार बार एनसीईआरटी रिपीट कर रही हूँ? बिकॉज बोर्ड्स के लिए जो हमारी एनसीईआरटी होती है इट प्लेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, ओके। फिर यहाँ पे मेरे पास सेकेंड है बेटा स्मार्ट स्टडी, ठीक है। अब तुमने बोल दिया फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ये सारी चीज़ें मेरे को करनी है, बट अब इसको स्मार्ट वे पे आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डेली स्टडी प्लान आपका होना चाहिए, ठीक है। रोटेट सब्जेक्ट का मतलब है बेटा जैसे एक दिन तुमने पढ़ा फिजिक्स केमिस्ट्री तो दूसरे दिन कॉम्बिनेशन होना चाहिए केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, ठीक है। तीसरे दिन कुछ अलग कॉम्बिनेशन। तो वैसे आपको 2 सब्जेक्ट, वैसे अपनी साइंस जो है वो 3 में डिवाइड है, बट आपको रोज उसको दो आपस में रोटेट करके अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 या 3 आवर्स साइंस को दीजिए डेली के, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ डेली आपको 2 से 3 घंटे निकालने पड़ेंगे, किसके लिए? स्पेशली फॉर साइंस। अगर आपको 95 या 95 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए इन योर बोर्ड एग्जाम, ओके। फिर गाइड बुक्स जो है वो हेल्प करती है हमें, बट एनसीईआरटी जो है ना वो हमारे नंबर डिसाइड करती है बेटा। कैसे? क्योंकि अगर तुमने जैसे केमिस्ट्री का कोई कंसेप्ट समझा या आपने फिजिक्स का कोई कंसेप्ट समझा, अब आप गाइड बुक ले रहे हो, ठीक है, तो आपको हेल्प तो कर देगी बेटा, ठीक है, मदद कर देगी आपको कि आपको ये न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करना है, इसका मतलब ये है, ठीक है, ये टर्म जो है ये मुझे बताना चाह रही है। बट बेटा अंतिम में तुम्हें पढ़ना क्या पड़ेगा? एनसीईआरटी। अब तुम बोल रहे हो मैम क्यों एनसीईआरटी? हमने गाइड बुक पढ़ ली, हमने रेफरेंस बुक पढ़ ली है, तुम बोल रहे हो क्यों एनसीईआरटी? तो बेटा क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना वही तुम्हारे नंबर को डिसाइड करेगी, ठीक है। तुम 2 बार 3 बार या 3 से जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, प्लीज़ एनसीईआरटी खोल के पढ़िए, बिकॉज रेफरेंस बुक तुम्हें हेल्प कर सकती है बट एनसीईआरटी तुम्हें तुम्हारे मार्क्स जो है उसको डिसाइड करेगी, ओके। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। थर्ड इज रिवाइज 3 टाइम्स, 3 बार या तो 3 से ज़्यादा बार तुम एनसीईआरटी को घोट के पी जाओ बेटा, ठीक है। और सैंपल पेपर्स लगाइए, ठीक है। सैंपल पेपर्स क्यों ज़रूरी है बेटा? सैंपल पेपर इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप रोज़ एक सैंपल पेपर लगाएंगे, ठीक है, तो आपको 3 घंटे की सिटिंग, ठीक है, आपको प्रॉपर कैसे बैठ के, ठीक है, कौन से क्वेश्चन का कैसे आंसर लिखना है वो थिंकिंग है बेटा, वो भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उससे आपका एक टाइम मैनेजमेंट का आइडिया पता चल जाता है, ठीक है, कि आप 3 घंटे अच्छे से बैठ पा रहे हैं या नहीं बैठ पा रहे, आपने जो पढ़ा है उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अकेला जो हमारे पास इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपसे क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं तो, ठीक है, ये याद रखना है। 5 years PYQ सेट टाइमर करिए, कितना बेटा? 3 घंटे का टाइमर, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया, बिकॉज बोर्ड्स में आपको 3 आवर्स प्रॉपरली सिट होके वहाँ पे जो अपना दिमाग है वो टेंशन तो बेटा होता ही है, ठीक है, वो अकेले तुम्हें टेंशन नहीं हो रहा है बेटा, जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं सबको टेंशन हो रही है, ठीक है। तो उस माहौल में अपने आप को कैसे अडेप्ट करना है, कैसे बैठना है, उस
में आप कैसे अपना जो दिमाग है वो टेंशन से लेके जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं अच्छे से, जिसमें आप कॉन्फिडेंट है कि ये मेरे को पूरा अच्छे से आता है। लेट सपोज बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन है, आप कॉन्फिडेंट है इसकी लेबलिंग मेरे को पूरी अच्छे से आती है, ये 3 मार्कर वाला क्वेश्चन मेरे को पूरा अच्छे से आता है, तो वो आपसे यहाँ पे प्रॉपर हो, ठीक है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे रिहर्सल करवा रहे हैं, ठीक है बेटा। वो फिल्मों में होता है ना कि जब हमें फाइनल शूट होता है तो एकदम सब अच्छे से बढ़िया से करना पड़ता है, पर वो शूट के पहले बेटा हमें रिहर्सल भी करनी होती है ना, तो वैसे ही आपका रिहर्सल होता है, ठीक है। असली जो फिल्म है वो कब स्टार्ट होती है, तो बेटा वो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये सारे रिहर्सल है, ओके। देन अब अगर मैं आपको एग्जाम के लिए कुछ टिप दूँ बेटा, तो देखो फॉर लास्ट मोमेंट टिप मैं इसको बोलूँगी, डोंट लीव क्वेश्चन ब्लैंक, ठीक है। अगर तुम्हें एग्जाम के दिन लेट सपोज कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे छोड़ दे रहे हो। नहीं बेटा, यहाँ पे छोड़ नहीं देना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ लिखिए बेटा। क्यों? क्योंकि जो हमारे बोर्ड के जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अगर बच्चे ने कुछ लिखा है, ठीक है, कुछ लिखा है, तो उसको आधा नंबर या जो है वो तो मिल ही जाता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं बेटा कि तुम अब क्वेश्चन छोड़ दिया तुमने, तुम यहाँ पे बादशाह जी के रैप लिख के आ जा रहे हो, ठीक है, वो हनी सिंह का गाना लिख के आ जा रहे हो, ऐसा बेटा तुम्हें यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तुमने कुछ बातें लिख दी, तुमने कुछ वर्ड्स लिख दिए, साइंस में तो हमारी टर्मिनोलॉजी बहुत मेन होती है, कुछ तुमने ऐसी टर्म्स लिख दी, ठीक है। जैसे तुम्हें क्वेश्चन पूछा डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, तो तुमने बता दिया कि जो मेरे प्रिज्म के डायग्राम के थ्रू, तो एक प्रिज्म है, उस पर वाइट लाइट फॉल हो रही है, ठीक है, देन वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जा रही है। तो अगर ये तुमने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया या तुमने उसको इंग्लिश में लिख दिया, तो क्या जो एग्जामिनर है बेटा उसकी ना इच्छा नहीं है, बोर्ड वाले जो टीचर्स होते हैं बेटा उनको भी यहाँ पे मार्क्स देने होते हैं, ठीक है बच्चों को। ऐसा नहीं आपने कहीं पे भी कट कर दिए, कुछ भी हो गया, ऐसा नहीं करना है, तो वो तुम्हें आधा नंबर जो है वो तो दे ही देंगे, ठीक है। तो डोंट लीव क्वेश्चन ब्लैंक, एग्जाम राइटिंग अंडर की, ठीक है, ड्रॉ डायग्राम, अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। जिस क्वेश्चन में साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन में हमें डायग्राम की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसमें आप डायग्राम के थ्रू अगर अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करते हैं टीचर को, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ बच्चे ने ऊपर डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिख दिया, एज वेल एज बच्चे ने नीचे उसका डायग्राम भी समझाया, ठीक है। जैसे अभी मैंने तुम्हें डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एग्जांपल दिया, तो अगर आपने उसकी वोकैब भी अच्छे से लिखी है, ठीक है, साइंस में, और नीचे आपने एक प्रिज्म लिया है, ठीक है, उस पर जो वाइट लाइट फॉल हो रही है, देन वो स्प्लिट हो जा रही है 7 कलर्स में, अगर आपने नीचे डायग्राम के थ्रू ये भी समझाने की कोशिश की है, तो एग्जामिनर को थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, उसको लगता है वाह भाई बच्चे में नॉलेज है, ठीक है, उसने पढ़ा है इस चीज़ को, कि उसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी पता है, उसको डायग्राम बनाना भी आ रहा है, ठीक है। तो वो जो है आपके मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट नहीं करेगा, ऊपर से आपको अच्छे से मार्क्स दे देगा। तो साइंस में जहाँ पे नीड है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन एज वेल एज अपना जो डायग्राम है उसको भी ऐड करके बताइए। और ये बायो में खास क्यों, क्योंकि बायो में हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक तुम्हें पूछ लिया क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्या करोगे, तो वहाँ पे तो बेटा अगर तुम कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दो, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, कैसे एक्सप्लेनेशन है उसका, डायग्राम कैसे है वो बता दो, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा, अच्छा लगेगा कि हाँ अभी बच्चे ने नॉलेज है, उसने पढ़ रखी है चीज़ें, ठीक है। तो यही मेरे पास कुछ टिप्स थी तुम्हें बताने के लिए कि क्लास 10th में या 12th में आप हो, और अगर आपको 95% किया तो फिर 95% से ऊपर स्कोर करना है, तो तुम कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में मैं तुम्हें एक मोटिवेशनल लाइन जो है वो बोलना चाहूँगी, ठीक है। क्या है बेटा मेरी वो लाइन, मेरी वो लाइन ये है कि ये महज एक एग्ज़ाम है, ठीक है, ये महज एक एग्ज़ाम है बेटा, ठीक है, मतलब आपकी लाइफ का ये एक पार्ट है, ये एक दौर है, ये एक एग्ज़ाम है, तो उसको एग्ज़ाम की तरह ही लीजिए, ये आपकी ज़िंदगी नहीं है, ओके। प्लीज़ लिसन केयरफुली गाइस, क्या बोला मैंने, ये महज एक एग्ज़ाम है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। और जो आपके क्लास 10th के जो मार्क्स है बेटा वो इम्पॉर्टेंट है, मैंने माना वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बट आगे फ्यूचर में ऐसा नहीं कि जो बच्चा अच्छा नहीं कर पाता वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, ओके। सो महज ये एग्ज़ाम है, आप अपना 100% दीजिए प्लीज़,
एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड अपने आप को रोज़ मोटिवेट करिए कि आपको ये चीज़ करनी है। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है आपके लिए, मैं स्पेशली ये सारी चीज़ें लिख के बना के लाई हूँ, प्लीज़ इसको फॉलो करिए गाइस। और अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, सो यही थी मेरे पास आज की स्ट्रेटेजी। इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है इसको एंड अप करते हैं। ओके, लास्ट में मैं कहना चाहूँगी डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और पढ़ते रहिए और जो है अच्छा स्कोर करते रहिए। ओके, विद दिस विल एंड माई वीडियो। ओके, ओके, थैंक यू।